नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए वो भी हम शामिल करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल पाए कि आप एक अच्छा, एक स्टेबल, एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना पाए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए। आप फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है। ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे साथ 7045220000 जिसके ऊपर आप हमारे साथ अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हमने इस श्रृंखला में बातचीत करने की सोची अलग अलग पोर्टफोलियो बिल्डिंग को लेकर, क्योंकि अलग अलग सवाल आते हैं अलग अलग एज ग्रुप से। यानी 20 से 30 साल के लोग हमें सवाल भेजते हैं, 30 से 35 साल के, 30 से 40 साल के लोग सवाल भेजते हैं, 40 से 50 साल के लोग सवाल भेजते हैं और सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। कुछ लोग एजुकेशन के लिए, कुछ फ्यूचर के लिए, कुछ लोग पढ़ाई के लिए, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए, कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना समीर जी को बुलाया जाए। समीर शाह हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। समीर शाह सर जो हैं वो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड हैं और सालों से इस तरह की क्वेरीज़ को डील कर रहे हैं। तो हमने सोचा समीर सर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सही तरीका है इस तरह के पोर्टफोलियो बिल्ड करने को लेकर। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज आप मौजूद रहे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो 3 तरह के जोनर को हमने चुना है, क्योंकि ये जोनर तो बहुत सारे बन सकते थे लेकिन 3 हमने मोटे मोटे आइडेंटिफाई कर लिए। 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल और सबके अपने अपने एक गोल्स होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आज हमें जो भी व्यूअर सुन रहा है जो अपना नया निवेश चालू करने वाला है वो इनमें से किसी एक टाइम जोन में पड़ेगा और अगर पड़ता है तो कैसे वो अपने आप पोर्टफोलियो को क्लासिफाई करे, कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करे, आज की सिचुएशन को देखिए कैसे फैसले ले और क्या उसका सही टाइम फ्रेम होना चाहिए। सुमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने आपके शो पे मुझे आमंत्रित किया। अब जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो जब 20 से 30 साल के ग्रुप के अगर इन्वेस्टर है, निवेशक है, तो उनके लिए जनरली सजेशन ये रहता है कि उनके पास लंबी अवधि होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, जहाँ पे वो अराउंड 90% तक का पोर्टफोलियो इक्विटी में रख सकते हैं। राइट। अगेन, जो भी हम मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे कस्टम इन्वेस्टर को अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं जनरेट कर पाओगे। तो ये एक डिस्क्लेमर था, तो ये ध्यान में रखना है। अराउंड 90%, 80 to 90% इन्वेस्टमेंट उनको इक्विटी में रखना चाहिए। 10% के करीब उनको इन्वेस्टमेंट अपना डेट में रखना चाहिए। ये क्या करता है कि अगर मार्केट कभी ऊपर नीचे होता है तो आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस देता है। आप जब पोर्टफोलियो बनाते हो तो ये एक जनरल सजेशन रहता है कि आप अपने एसेट एलोकेशन के परसेंटेज पहले से फिक्स करके रखें कि आपको जैसे 20 से 30 साल के निवेशक है तो 80-90% के करीब इक्विटी रखना है और 10 से 20% बेस्ड अपॉन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेट में रखना चाहिए। तो ये सजेशन रहता है हमारे एंड से। अगर मार्केट गिरता है ये सिचुएशन में तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे उनको अपना पोर्टफोलियो को देखना चाहिए और अगर बैलेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो उसको वापस रीबैलेंसिंग करना चाहिए। जैसे अगर 80% अगर उन्होंने फिक्स किया था, 85 हो गया तो 5% उनको रिडीम करके डेट साइड बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली अगर मार्केट गिरता है तो डेट साइड से निकाल के इक्विटी में भी डालना चाहिए। ये होता है रीबैलेंसिंग। इससे उनको नीचे के अगर मार्केट गिरता है तो एवरेजिंग करने का मौका मिलता है और ऊपर के साइड प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है। तो ये हुआ 20 से 30 वाले एज ग्रुप का इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन रहता है। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 30 साल से 40 साल के कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे हमारा जनरल सजेशन ये रहता है कि उनको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में 70 to 80% के करीब रखना चाहिए। राइट। 70 to 80% के बीच में इक्विटी रखना चाहिए। डेट में करीबन 20 से 30% के करीब का डेट का पोर्शन रखना चाहिए। और यहाँ पे हमारा सजेशन रहता है कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जो उनके पोर्टफोलियो को ज्यादा स्टेबल करता है।
तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी 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 सॉरी। जी समीर सर, आप कैरी करें। समीर सर, आप सुन पा रहे हाँ, और जब हम लास्ट कैटेगरी में जाते हैं जहां पे 50 साल के करीब 40 से 50 साल के बीच में निवेशक पहुंचता है, वहां पे उनके पास इनकम के सोर्सेज धीरे धीरे लाइक नो वो दे आर प्रीटी क्लोज टू द रिटायरमेंट, तो यहाँ पे उनके पास कमाने के साल कम होते जाते हैं। तो हम ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे कम करते जाए और डेट डेट साइड एक्सपोजर बढ़ाते जाए। इक्विटी में जनरली हमारा सजेशन रहता है कि 60 से 70% के करीब का इक्विटी रखे, डेट 30 से 40% के बीच में रखे और गोल्ड यहाँ पे बढ़ा के 10 से 15% के बीच में ले जाए। ये हमारा जनरल सजेशन रहता है एज ग्रुप के लिए। समीर सर, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे कि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो नए निवेशक होते हैं, जो 20 से 30 की कैटेगरी में एंटर करते हैं बाज़ार में, उनके पास गोल्स समय ज़्यादा होता है लेकिन पेशेंस कम होता है। लेकिन जो 40 से 50 के होते हैं या 50 से 60 के होते हैं, उनके पास पेशेंस पीक होता है और समय कम होता है। सो यहाँ ये जो चर्निंग वाला खेल है शुरू होता है कि कितनी जल्दी जल्दी वो चर्न करते हैं या कितना फैसला लेने में गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये चीज़ को वो कैसे सुधार सकते हैं कि लार्ज कैप मिड कैप में रहें, या छोटे में हैं तो जल्दी जल्दी स्मॉल कैप में आ गए, फ्लेक्सी कैप में जाएं, तो ये चीज़ का फैसला कैसे लिया जाए? तो सुमित जी, यहाँ पे हमारा सजेशन जनरली ये रहता है कि जब आप 20 से 30 साल की एज में हो, राइट, यहाँ पे आप अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो स्मॉल कैप मिड कैप के पोर्टफोलियो में आप 40% से 50% के बीच का रख के टोटल इक्विटी के एक्सपोजर का, और बाकी का 50% आप उनको 40 to 50% उनको ब्लू चिप में रखना चाहिए, यानी लार्ज कैप कंपनी स्टॉक में रखना चाहिए, सॉरी लार्ज कैप फंड्स में रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप एक परसेंटेज डिफाइन करते हो हर चीज के लिए। सबसे जो आज हम बहुत सारे निवेशकों से बात करते हैं जिनको जो अपने फाइनेंशियल गोल को नहीं मिल पाते हैं, मीट कर पाते हैं, उनमें एक चीज की कमी देखी जाती है, वो डिसिप्लिन अप्रोच की। अगर 20 साल से 30 साल के अंदर का एज ग्रुप का निवेशक अगर डिसिप्लिन डेवलप कर सकता है, कर लेता है अपने आप, तो और जो एसेट क्लास डिफाइन किया है उसको मेंटेन प्रॉपरली साल में एक बार करता है, तो जो लॉस होने के चांसेस है या जो आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट चर्निंग होती है, वो कम हो जाती है। दूसरी एक हमारे एंड से सजेशन ऑलवेज ये रहती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को मत देखो। आप पोर्टफोलियो को ट्रैक करो, जरूर ट्रैक करो, बट उसकी अवधि फिक्स करो, या तो क्वार्टर में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, या साल में एक बार करो। रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा है, आपने एक बीज जमीन के आपने बोया है, आप उसको रोज पानी दे रहे हो, वो धीरे 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 बड़ा होगा, उसको रोज चेक चेक करने की जरूरत नहीं। जब आप रोज चेक करते हो तो ये गलती अक्सर करते हो। तो हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है, साल में एक बार ट्रैक करें, 6 साल में एक बार ट्रैक करें, रोज रोज ट्रैक ना करें। जब रोज रोज ट्रैक करते हो तो गलतियां होती है। रोज रोज ना ट्रैक करें और साल में एक बार निवेश करें। जरा एक बार ये वापस तीनों प्लेट्स फिर से लेके आइए। पहले 20 से 30 साल वाली जो समीर सर का एलोकेशन है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो पहले इक्विटी में 80 से 90%, क्योंकि एज कम है, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, इनकम अभी भी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रह सकती है। 10 से 20% के आसपास डेट और गोल्ड 5% के आसपास स्टेबिलिटी के लिए। ये 15%, 20% या 25% आपको स्टेबिलिटी देगा। 30 से 40 थोड़े आपके गोल्स बढ़ जाते हैं, आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो 70 से 80% के आसपास आपका इक्विटी में। डेट यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपको थोड़ी स्टेबिलिटी और चाहिए, तो 20 से 30% और 5 से 10% ये आपका इस समय का निवेश होगा। 40 के बाद आपके गोल और बड़े हो जाते हैं फ्यूचर बच्चों की प्लानिंग के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो आप 60 से 70% इक्विटी में जाते हैं जो आपको एग्रेशन देता है, और डेट 30 से 40% के आसपास रहता है, और गोल्ड 10 से 15% के आसपास रहता है। एक और कैटेगरी हमने अलग से रखी थी, वो थी 50 से 60 के आसपास। तो उस केस में आपके जो इक्विटी एलोकेशन है वो और डेट एलोकेशन वो ऑलमोस्ट 50-50 बराबर हो जाता है, कि वहाँ पर आपकी रिस्क एपेटाइट कम होती है। लेकिन वहाँ पर भी डिपेंड करता है आप कितना बड़ा अपना जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना चुके हो, उसके बाद आप अपने नए पोर्टफोलियो पे एक नई तरह की रणनीति बना सकते हो। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन ये रह सकती है जो कि हमने समीर सर से बातचीत करके बनाई है।
अब इस टॉपिक के बाद अब बातचीत करते हैं हम दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए गोविंद जी, गोविंद पाल साहब मौजूद हैं नागपुर से। गोविंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार गोविंद जी। गोविंद जी सवाल पूछिए। जी सर, एक्चुअली सर मैंने मेरा कुछ एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है 21,000 का, ओके, तो मंथली एसआईपी कर रहा हूँ सर मैं उसे। ठीक है। और जैसे एक्चुअली स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है और जी, वो आपने फ्लैक्सी मुझे कैप भेजा भी है, वो हमने देखा भी है। जी। तो आप जी, जी, ये मान के चल रहे हैं गोविंद जी कि 20 साल में आप 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस रेडी कर लेंगे, राइट? डेफिनेटली सर। ओके। और आप साल में हर साल करीब आपका 21,000 का एसआईपी है तो आप 10 से 15% की एसआईपी स्टेप अप कर सकते हैं। यानी मान के चलूं कि आप शायद 2,000 से लेके 5,000 तक की एसआईपी विद टाइम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एग्री? जी जी सर। चलिए, समीर सर क्या करना चाहिए? गोविंद जी ने बहुत ही क्लियरली अपने गोल्स को निर्धारित कर रखा है। मंथली निवेश 21,000 की एसआईपी का है, 20 साल का इनका अवधि है, 4 से 5 करोड़ का इनका लक्ष्य है। स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी को विद टाइम। क्या करना चाहिए इन्हें? तो सुमित जी, पहले मैं गोविंद जी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम का सिलेक्शन किया है, तो हमारे एंड से कोई स्कीम में बदलाव का सजेशन नहीं है। अब जो उन्होंने म्यूचुअल फंड का एसआईपी स्टार्ट किया 21,000 का, अगर वो 15% के टॉपअप हर साल करते हैं और उनका पोर्टफोलियो अगर 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो ये करीबन 6 करोड़ 35 लाख के करीब का एयूएम इकट्ठा करेंगे। अगर 10% का टॉपअप करते हैं तो 4 करोड़ 15 लाख के करीब उनका टोटल कॉर्पस हो जाएगा। सो दूसरा, जब गोविंद जी, इसका मतलब ये नहीं 15% टॉपअप करोगे तो आपका 6 करोड़ बन जाएगा तो आप अभी एसआईपी का अमाउंट कम कर दे। आई एम श्योर आपने इन्फ्लेशन ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग किया होगा, बट सजेशन ऑलवेज ये रहता है आप 15% के टॉपअप के हिसाब से जाए, 6 करोड़ का आपका एयूएम इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको एक रणनीति बताई गई है समीर सर की तरफ से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़े बहुत ये फंड्स का चुनाव तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल की जो ज़रूरत है उसको आप कैरी कर सकते हैं। बाकी अपने जो एक अच्छा कॉर्पस को आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। अब मेरठ चलते हैं, वहाँ पे सुनील जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सुनील जी नमस्कार। सर नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल मेरा ये है कि मेरे पास जो एसआईपी हैं 9 एसआईपी हैं और डिफरेंट एसआईपी हैं और इनमें टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 32,500 पर मंथ का है और इस समय जो वैल्यू है इसका 17 लाख समथिंग है सर। ओके। मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए चाह रहा हूँ कि 12 साल बाद मेरा रिटायरमेंट रहेगा, 48 ईयर्स की मेरा एज है, कि मेरा कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा सर? तो सुनील जी आप कब से ये एसआईपी कर रहे हैं वैसे? ये लगभग मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। तो मैं मान के चलूं करीब करीब 6 साल हो गए आपको एसआईपी करते हैं। ऑलमोस्ट। यस, बीच में मैंने निकाल भी लिया था। ओके। मेरे को बीच में एक फ्लैट लेना था तो मैंने इसी में से पैसा निकाल लिया था बीच में। चलिए, अच्छा सुनील जी एक बात और पूछूंगा, ये बीच में जब कोविड आया था, क्योंकि आपने कोविड का समय भी देखा, उस हाँ, समय पर कोविड में आप, मेरी वैल्यू 50% रह गई थी सर। तो आप घबरा गए थे, आपने निवेश नहीं बढ़ा नहीं दिया नहीं था? नहीं, मैंने निवेश बढ़ाया है उसके बाद। और अच्छा, और कोविड ड्यूरेशन में? नहीं, कोविड में मैंने कंटिन्यू रखा था सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया सुनील जी, सुन के अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट पैनिक में नहीं आए और अपने गोल को आप सीधे सिर्फ गोल को ही देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। समीर सर क्या करना चाहिए? फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्या रणनीति हो? 48 साल इनकी उम्र है, 12 साल 13 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, तो ये उसके लिए कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो सुनील जी का पहला क्वेश्चन ये था कि कितना एयूएम इकट्ठा होगा। तो करंट जो एसआईपी अमाउंट चल रहा है, राइट, और उस पे अगर 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट होता है अगले 12 साल के लिए, तो उनके पास करीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो जाएगा। अब हमने आपका जब पोर्टफोलियो सुनील जी एनालाइज किया, तो एक चीज हमारे ध्यान में आई कि आपका एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एएमसी में ज्यादा एक्सपोजर है एएमसी वाइज। हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है निवेशकों को कि कोई भी एएमसी वाइज आपका 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हालांकि स्कीम सारी अच्छी है, बट हमारा सजेशन आपको स्कीम में हम दो बदलाव सजेस्ट करेंगे। पहला है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो स्कीम है, उसको आप रिप्लेस करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ। और दूसरा, आपने एक आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट किया है, जिसको आप निपॉन के मल्टी एसेट फंड से रिप्लेस करें। इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड आपके पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा।
और आगे जाके सुनील जी और कोई स्कीम ऐड ना करें। जनरली हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है पोर्टफोलियो 6 या 7 स्कीम का ही होना चाहिए। ज्यादा स्कीम रखने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट लाता है। हम्म। तो सुनील जी, आपको थोड़े से फेरबदल की बातचीत समीर सर ने की है और बहुत ज़्यादा सच बात है कि आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे उससे रिस्क मिटिगेट भी होता है, लेकिन एक लेवल के बाद ना वो भी ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा फंड है, थोड़ा राइट साइज करिए, लेकिन बाकी आपको थोड़े बदलाव की ज़रूरत बताई गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, समीर सर बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और सवालों को लेकर दर्शकों की बातचीत करेंगे, कुछ टॉप 4 फंड से बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर आपको अलग अलग उम्र के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उस पोर्टफोलियो का एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए, कैसे फंड्स का चुनाव होना चाहिए और कैसे कैसे आप अपने फंड्स में एलोकेशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो हमने अलग अलग उम्र की बात भी कर ली और हमारे साथ समीर सर मौजूद भी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। अब अगला एक और सवाल आया है, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। रवि पाटिल साहब का सवाल है छत्तीसगढ़ से। ये सवाल आया है, इनकी उम्र 46 साल है, उनकी मंथली एसआईपी करीब करीब 18,000 रुपये के आसपास की है। इनका पोर्टफोलियो वैल्यू 24 लाख रुपए करीब पहुंच चुका है और पोर्टफोलियो का रिव्यू चाह रहे हैं। किस फंड से निकलने की ज़रूरत है? इनकी जो लक्ष्य इन्होंने साधे हैं कि अगले 5 साल में ये बेटी की पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए देना चाहते हैं और 10 साल में रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखना चाह रहे हैं। समीर सर, आपने इनका पोर्टफोलियो देखा, पोर्टफोलियो में क्या फेरबदल की ज़रूरत है? वन, सो फार कॉर्पस ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों गोल अचीवेबल हैं विद टाइम? 5 साल और 10 साल थोड़ी छोटी अवधि जरूर दिखाई पड़ रही है। सुमित जी, आपने बहुत सही बोला है, 5 साल और 10 साल बहुत छोटी अवधि है उनके गोल के हिसाब से। बट थोड़े बदलाव से वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पहला हमारा सजेशन ये रहेगा, ये लक्ष्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि इमीडिएट उनका एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 31,000 पर मंथ करना पड़ेगा और एसआईपी हर साल उनको 15% से टॉप अप करनी पड़ेगी। ये करने से वो 5 साल के बाद 40 लाख और 10 साल के बाद वो 1.5 करोड़ का एयूएम इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात आती है उनके पोर्टफोलियो को लेके। इनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा स्कीम है। हमारा सजेशन है कि ये म्यूचुअल फंड की स्कीम रिड्यूस करके 6 कर दे और बदलाव के लिए कौन से फंड में निवेश करना है वो हम आपको बता देते हैं। पहला, आप आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड में 3,000 का एसआईपी करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3,000 का एसआईपी रखे। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है जिसमें भी 3,000 का एसआईपी रखे। मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड में 3,000 एसआईपी करें। कोटक इमर्जिंग में 3,000 का एसआईपी कर दे और बचाव एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें जिसमें भी 3,000 का एसआईपी करे। ये पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छे से आपका पोर्टफोलियो काफी वेल बैलेंस्ड हो जाएगा और आप जो एम कर रहे हो उसको अचीव करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो थोड़े फेरबदल आपको बताएं समीर सर ने, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे कुछ हद तक आपके गोल्स जो हैं वो शायद अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप इस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसमें कुछ लार्ज कैप भी हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप भी हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगले दर्शक से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो है परमजीत सिंह सर, हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका सर? सर, मैंने जो पोर्टफोलियो भेजा वो उसको थोड़ा देखना है कि रीबैलेंसिंग की जरूरत है या ठीक है। ओके। और 1 करोड़ का मेरा टारगेट है। ओके। तो मैं नॉर्मली मैं सीएनबीसी आपका रेगुलरली देखता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये थोड़ा डिसाइड किया है। चलिए, तो एक बात बताएं रिव्यू कर दो। जी सिंह साहब, तो आप 1 करोड़ अगले 7 साल में चाह रहे हैं, राइट? जी सर, जी सर। और अभी आपकी 60,000 रुपए की एसआईपी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब तक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 11 लाख का हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो समीर सर, क्या करना चाहिए? 53 साल की इनकी उम्र है और करीब करीब 1 करोड़ का लक्ष्य अगले 7 साल में साध रहे हैं। तो 60,000 रुपए की एसआईपी सब्सटेंशियली गुड है, फंड्स भी इनके अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप है, उसमें लार्ज कैप भी है। सो क्या करना चाहिए? तो परमजीत जी को मेरा पहला सजेशन ये है कि उन्होंने टाइम रहते अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। आज करंट पोर्टफोलियो प्लस एग्जिस्टिंग एसआईपी अगर अगले 7 साल तक वो कंटिन्यू रखते हैं एंड वी अज्यूम कि 12% का अगर पोर्टफोलियो एवरेज एनुअली रिटर्न जनरेट करता है
तो उनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का, वो आराम से हासिल हो जाएगा। ही विल बी एबल टू एक्यूमुलेट 1 करोड़ रुपीस। अब हमने पोर्टफोलियो उनका एनालाइज किया। पोर्टफोलियो काफी अच्छा अच्छे से उन्होंने स्कीम का सिलेक्शन किया है। बट यहाँ पे अगेन उनका क्वांट फंड में, क्वांट की एएमसी में उनका एक्सपोजर रिलेटिवली ज्यादा है। तो सजेशन ये रहेगा, हालांकि क्वांट का एक्टिव फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कंसंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि क्वांट एक्टिव फंड को वो एक्सिस मल्टी कैप से रिप्लेस करें। तो थोड़ा सा फेरबदल आप यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं सिंह साहब, लेकिन अदरवाइज आप आराम से करीब करीब 1 करोड़ 4 लाख का पोर्ट जो कॉर्पस है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस एक ही इशू था कि एक एएमसी में आपका जो एक्सपोजर है वो करीब 1/4% के आसपास आ रहा था, तो थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लीजिए, उससे सिचुएशन आपकी और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपका चुनाव बहुत अच्छा है और आप अपनी इस जर्नी को इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब समीर सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड। सो सुमित जी, अगर कोई नया निवेशक है या एग्जिस्टिंग निवेशक है जिनको अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो मेरे सजेशन पहला ये रहेगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में सजेस्ट करूंगा। दूसरा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड सजेस्ट करेंगे हम। एक्सिस का मल्टी कैप फंड सजेस्ट करेंगे और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड में निवेश करने का हमारे एक्सिस रिकमेंडेशन है। तो समीर सर, एक चीज़ और पूछना था, आपने एक लार्ज कैप लिया, 2 फ्लेक्सी कैप लिए और एक कॉन्ट्रा लिया, हाँ। ऐसा क्यों? सुमित जी, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप मैंने ज्यादातर हम निवेशकों को देखते हैं तो वहां पे वो लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पोर्टफोलियो में रखते हैं। दूसरा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर पर्सोना, अगर हम उनको मिड कैप स्मॉल कैप की सजेशन देते हैं और वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में अगर वो चर्न करते हैं, तो आपको पता है वो रिस्की थोड़ा एसेट रहता है। तो इसीलिए हमने सजेशन ये दिया है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर कवर हो जाएगा और ब्लू चिप लार्ज कैप कवर कर लेगा, तो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये 4 नाम और चारों के पीछे तर्कसंगत कि अगर आप इनको चुनना चाह रहे हैं तो क्यों चुने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से या समीर सर की तरफ से आपके लिए आज के लिए रणनीति रहेगी। हर बार की तरह समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और जो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट हम ढूंढ के लाते हैं उसके ऊपर अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।